ही हेलो मेरे सी इंटर के दोस्तों। तो आज अपन अपने ऑडिट के फ्री रेक्टिफिकेशन बैच के चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। इन एनालिटिकल प्रोसीजर अब मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले अपन रेक्टिफिकेशन बैच क्या चल रहा है। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वैसे तो मैं बताता हूं कि इसके अंदर अपन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाले हैं। एग्जाम में जिससे मार्क्स मिलता है, एग्जामिशन मिलती है, रैंक मिलता है, वो अपन करने वाले। वो किस में मिलता है ऑडिट से सर? रेक्टिफिकेशन। मतलब रेक्टिफिकेशन ऑडिट में आपको एग्जैक्ट हेडिंग और एग्जैक्ट कीवर्ड देने पड़ेंगे वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑडिट को समझना मुश्किल नहीं होता, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऑडिट को समझना मुश्किल नहीं होता। समझने वाले जो कुछ चैप्टर है, कंपनी ऑडिट वगैरह वो सब, उसकी मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट वगैरह डिटेल्ड वीडियो तुमको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। पर जो बाकी चैप्टर है वो समझ तुम इजीली खुद भी सकते हो पढ़ के, और इंग्लिश को तुमको कन्वर्ट करना है हिंदी में, अच्छी लैंग्वेज में, सही में तुमको कंफर्टेबल हो, तुम समझ खुद भी सकते हो। आई नो ऑडिट को समझना इतना इजी, मतलब इतना हार्ड नहीं है, ओके। बट जो मेन दिक्कत आती है, बच्चे जहाँ पे मार्क्स नहीं मिल पाते वो क्या करते हैं, समझ के खुद की लैंग्वेज में लिख के आ जाते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाले, मतलब मैं केवल रटाने पे फोकस करूंगा। समझ में अज्यूम कर रहा हूँ तुम समझ चुके होंगे, वरना खुद रीडिंग करोगे तो समझ जाओगे। मैं केवल रटाने पे फोकस करने वाला हूँ, रट्टा मतलब रट्टाफिकेशन। और ये मेरी गारंटी, तुम वीडियो के साथ चले रहो, बने रहो मेरे साथ, तुम इजीली रटने में आ जाएगी सारी चीजें। ओके, सो अपन चैप्टर नंबर 8 एनालिटिकल प्रोसेसर शुरू करते हैं। सो एनालिटिकल प्रोसेसर ऐसे 520 तुम पढ़ ही चुके होंगे एक बार, तो मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, वरना अपन एक बार करते हैं। देखो, वैसे तो मैं रटाने पे फोकस करने वाला हूं, पर एक बार स्टार्टिंग का बेस बनाने के लिए तुमको मैं बता, थोड़ा सा चीज समझा देता हूं एक बार बेस बनाने के लिए कि एनालिटिकल प्रोसेसर होता क्या है। इन इजी लैंग्वेज, एनालिटिकल प्रोसेसर होता है किसी भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या तो कंपेयर कर सकते हैं अपन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी। लेके ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख था, तो मेरे को लगता था, मेरा एक्सपेक्टेशन था 10 लाख आना चाहिए था, तो यार 5 लाख ही क्यों आया, या 5 लाख आया, पिछले साल तो 2 लाख ही था, 3 लाख क्यों बढ़ा, या उसके पहले अपने अपन ने बजट बनाया था कि मतलब, या तो फ्यूचर में बजट बनाया था, अपन ने बजट बनाया था फ्यूचर का कि यार 6 लाख आना चाहिए था, तो 5 लाख ही क्यों आया। ये सब चीजें, यार किसी भी इंफॉर्मेशन को दूसरी चीजों से कंपेयर करना, ट्रेंड एनालिसिस करना कि यार ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, पिछली बार 1 लाख था, 2 लाख हो गया, वापिस 4 लाख हो गया, वापस 1 लाख हो गया, ये ट्रेंड एनालिसिस करना, वो चीज कहलाता है एनालिटिकल प्रोसेसर। तो ये ऑडिटर करता है, ये एनालिटिकल प्रोसेसर उसको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि यार इतना आ रहा है डाटा, पिछली बार तो इतना था, तो सही तो होगा ना। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप बनाता है वो अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा से कंपेयर करके। और एनालिटिकल आइडेंटिफाई द फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक अपन को लग रहा है कि सेल इस बार 5 लाख से घट के 1 लाख हो गई, 5 लाख से घट के 1 लाख हो गई, तो आइडियली सोचे तो प्रॉफिट भी कम होना चाहिए था, पर नहीं, प्रॉफिट तो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया। तो अपन को तो भाई दिक्कत हो जाएगी, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से इनकंसिस्टेंट है ये चीजें, तो वो ऑडिटर ये चीज चेक करेगा। तो अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं? बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, पुराना डाटा, आगे वाला डाटा, या जो मैं सोच रहा था। ठीक है ना, पुराना डाटा, आगे वाला डाटा, या जो मैं सोच रहा था। पुराना डाटा प्रायर पीरियड का डाटा, बजटेड और फोरकास्ट, आगे वाला डाटा। पुराना डाटा, आगे वाला डाटा, जो मैं सोच रहा था। ऑडिटर का जो खुद का एस्टिमेट था कि ये प्रॉफिट आना चाहिए था, ऐसा कोई भी फिगर आना चाहिए था। या फिर सिमिलर इंडस्ट्री की, यार भाई रिलायंस का जनरली प्रॉफिट मार्जिन है 10%, रिलायंस एफएमसीजी का, तो आईटीसी एफएमसीजी का भी 10% के आसपास ही होना चाहिए ना, पता चला एक का 50% जा रहा है, तो सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं अपन टेक्निक ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो भाई जो टेक्निक है ना, अरे भाई जो टेक्निक है ना, वो उसी के अंदर छुपी हुई है। ध्यान से देखो, आप मुझसे टेक्निक क्या पूछ रहे हो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस की? अरे भाई टेक्निक्स उसी के अंदर छुपी है, ध्यान से देखो। अरे भाई टेक्निक उसी के अंदर छुपी है, ध्यान से देखो। अरे, रे, र का एक फिगर इसमें अलग से चला हुआ आ रहा है, अरे, र, आर टी, टेक्निक्स उसी के अंदर छुपी है, उसी के अंदर छुपी है, मतलब टी, टेक्निक्स का फर्स्ट वर्ड और एस वर्ड, टी और एस उसी के अंदर छुपी है। मैंने बोला ना टेक्निक्स उसी के अंदर छुपी है, टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस। अरे भाई टेक्निक उसी के अंदर छुपी है, उसी के अंदर छुपी है, मतलब अपन को ढूंढनी है उसी के अंदर से। टी इसका उठा लो, एस उसका उठा लो, मतलब फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड उठा लो, टी और एस और आर, ये फर्स्ट आर इसका। अरे टेक्निक्स उसी के अंदर छुपी है, आर टी एस, जम गया ना, आरटीएस, आरटीएस, आरटीएस क्या हो गया? आर से दो बनेगा, टी और एस से अलग अलग। रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब मैं समझाऊंगा नहीं, अभी केवल रटाने पे अपन। तो अरे रे भाई टेक्निक्स उसी में छुपी है, आर इसका उठाओ, टेक्निक्स का टी स्टार्टिंग का उठाओ, एंड का एस उठाओ, टेक्निक्स, ठीक है ना। आर टी एस, आर से रेशियो एनालिसिस और रीजनेबल टेस्ट दोनों होगा, रेशियो एनालिसिस और रीजनेबल टेस्ट दोनों होगा, रेशियो एनालिसिस और रीजनेबल टेस्ट दोनों होगा। टी से ट्रेंड एनालिसिस होगा, एस से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होगा, टेस्ट टी से ट्रेंड एनालिसिस होगा, और एस से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होगा। मेरे साथ बोलो तभी याद होगा, आर टी एस, ठीक है ना। 8 से 2 है,
रेशियो रीजनेबल, टी से ट्रेंड एनालिसिस, टी से ट्रेंड एनालिसिस, एस से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, एस से स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ओके चलो नीचे आओ। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर की स्टेप्स क्या होती है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर की स्टेप्स हो रही है, समझो एक लड़की के लिए एक लड़की के लिए उसकी मम्मी एक रिश्ता ढूंढ के लाई है, अपन को ये अज्यूम करना है, तो अब वो लड़की बोल रही है मम्मी वो लड़का मेरे लिए सूटेबल नहीं है, वो तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, कभी एक लड़के के साथ जाता है कभी दूसरी लड़की के साथ जाता है, या वाइस वर्सा, अपन इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लड़का लड़का कुछ भी, लड़की का लड़का को सकते हैं, लड़का के लड़के, ठीक है ना। तो मम्मी वो लड़का मेरे लिए सूटेबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, मम्मी वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूंगी उसके बारे में, या करूंगा उसके बारे में, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगी। ठीक है, मम्मी वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूंगी। ठीक है ना। सी मम्मी वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूंगी। डन। सब ये पढ़ा लेना, अब तुमको समझाऊंगा नहीं, पर डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर फॉर गिवन असर्शन, सुटेबल है क्या गिवन असर्शन के लिए एसएपी, डाटा कितना रिलायबल है जिससे अपन अपना एस्टीमेट बना रहे हैं, अपना एस्टिमेशन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, एक एक्सपेक्टेशन रिकॉर्डेड अमाउंट की, कि 1 लाख का अमाउंट अभी रिकॉर्डेड है पर मेरे को एक्सपेक्टेड है 4 लाख का होना चाहिए। डिफरेंस, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस इन रिकॉर्डेड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालो, और ज्यादा डिफरेंस आया तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से और अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाएंगे, इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से और अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाएंगे। ठीक है चलो नीचे। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस और एनालिटिकल प्रोसेसर, वो लड़का बिल्कुल रिलाय नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वो उसी का रिलायबल वाला पॉइंट यहाँ पे, रिलायंस से रिलायबल। एक्सटेंट जो रिलायबल होगा मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। एससीएनसी, 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 एससीएनसी क्या करना है? कौन रिलायबल, कैसे रिलायबल नहीं है? एससीएनसी कैसे रिलायबल नहीं है? एससीएनसी, एचसीएनसी, एचसीएनसी, एससीएनसी, 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 एससीएनसी रिलायबल नहीं है। ठीक है ना। तो एस से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सी से कंपेरेबिलिटी, एस से नेचर एंड रिलेवेंस, सी से कंट्रोल और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एससीएनसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, नेचर एंड रिलेवेंस, कंट्रोल और प्रिपरेशन। एससीएनसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सोर्स, एस से सोर्स क्या है डाटा का, उससे पता पड़ेगा रिलायबल है नहीं है, मतलब इंटरनल जनरेटेड है, एक्सटर्नल जनरेटेड है, अगर इंटरनल जनरेट हुआ तो कम है भाई, इंटरनल तो कोई भी फ्रॉड बना लेगा, बाहर से अगर डाटा आया है तो हो सकता है रिलायबल, क्योंकि थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जगह से आया है। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन है क्या, जो डाटा अपने पास है वो किसी और से कंपेयर करके अपन चेक कर सकते हैं क्या, उससे रिलायबिलिटी पता पड़ जाएगी। नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की नेचर की इंफॉर्मेशन है, कितनी रिलेवेंट है ऑडिट में, उससे देखना पड़ेगा। कंट्रोल और प्रिपरेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो एससीएनसी सोर्स, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड कंट्रोल, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड कंट्रोल, सी दो तरह के हो गए, कंपेरेबिलिटी और एक कंट्रोल, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है चलो नीचे। एनालिटिकल प्रोसेसर ऑन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री पे क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में, आरटीपी में किसी में तो क्वेश्चन था ये, कि एनालिटिकल प्रोसेसर इन्वेंट्री पे कैसे लगाओगे तुमको एनालिटिकल प्रोसेसर इन्वेंट्री पे करना है तो बहुत नॉर्मल है, तुमको इन्वेंट्री की चीज देखो, अगर नॉर्मल बताऊं तो इसमें कुछ समझने याद करने लायक ऐसे है नहीं, तुम अगर नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इन्वेंट्री पे तुम नॉर्मल चेक कर सकते हो कि यार पिछले साल इन्वेंट्री इतनी थी, इस बार इतनी है, इन्वेंट्री के कंपैरिजन में पिछली बार सेल्स इतनी थी, इस बार इतनी है, इतना वेस्टेज होता है इन्वेंट्री का, अगली बार इतना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री पिछली बार इतनी थी, अब पी&एल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ रहा था, इस बार इतना है, सेल्स इतनी आ रही थी, परचेस इतनी आ रही थी, इस बार इतना है, वो सब चीजें कंपेयर करनी है अपन को पिछले साल के डाटा से और बजटेड डाटा से और एक्सपेक्टेशन से। ठीक है ना। तो अब तुमको क्या अज्यूम करना है, जितनी मैंने फिगर बोले, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अज्यूम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स याद करो, क्या क्या होता है, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी अपने आप निकल जाता है, ये सब चीजें ही होती है ना। क्या क्या होता है, मैंने तुमको बोला इन्वेंट्री होती है, परचेस होता है, सेल्स होता है, तुमको ये जी पी&एल बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, वाला वो जो बनाता है ट्रेडिंग एंड पी&एल, वो तो तुमको आता ही है ना ऑफ कोर्स, तो अब बस वही वाला कंपेयर करना है, एक्चुअल इन्वेंट्री, परचेस, सेल्स, सारे पी&एल के फिगर अज्यूम करने हैं तुमको, बस और कुछ नहीं करना है, अपना आप दिमाग में आंसर बनता जाएगा अपने आप, विथ बजटेड फिगर से कंपेयर करना है। सेल्स एंड टर्नओवर, टर्नओवर यहाँ पे क्या है, टर्नओवर रेशियो इसका मतलब, तो वैसे पर ये टर्नओवर मैंने एक बार डाल दिया इजीली याद हो जाएगा, टर्नओवर, comparison of inventory turnover ratio for current year with the previous year and industry standard। जो टर्नओवर है, टर्नओवर से क्या लेना तुमको, टर्नओवर रेशियो, जो करंट ईयर का है उसको कंपेयर करो पिछले साल से और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज,
क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंपेयर करना है अपन को, जस्ट अ सेकेंड जूम कर दूं उसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री को अपन को कंपेयर करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंपेयर करना है परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री, मतलब जो हर एक इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल टोटल इन्वेंट्री से इतना परसेंट है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इतना परसेंट है, फिनिश गुड्स इतना परसेंट है, उसको कंपेयर करना है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर और क्वांटिटी से। तो इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी जो परसेंटेज है उसको पिछले साल से कंपेयर करना है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी अपने क्या परसेंटेज कंपेयर करा ना, अभी क्वांटिटी और अमाउंट कंपेयर करनी है, पहले परसेंटेज कंपेयर करा, अभी क्वांटिटी एंड परसेंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट कंपेयर करनी है, सीधी बात है। अपन क्या क्या अज्यूम करा था, पीएनएल के आइटम बोले थे मैंने तुमको, परचेज सेल्स इन्वेंट्री, यही अज्यूम करने के लिए बोला था मैंने तुमको। परचेज सेल इन्वेंट्री एक बार तो पूरा एक साथ आ गया, फिर सेल्स का टर्नओवर बनाना है तुमको, टर्नओवर का टर्नओवर रेशियो कंपेयर करना है, फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री वापस आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का परसेंट भी कंपेयर करना है, अमाउंट और क्वांटिटी भी परचेज करनी है, फिर अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, पीएनएल के अंदर जो अपन निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपेयर करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रीवियस ईयर कंपेयर करना है, करंट ईयर का पिछले साल से ग्रॉस प्रॉफिट कंपेयर करना है। तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, पर एक बार तुम पीएनएल का आइटम अज्यूम कर लोगे तो तुम्हारा आंसर फ्रेम होता जाएगा। और अब ये चीजें, ये 2 पॉइंट अलग से याद करने हो तो ठीक है, वरना 5-6 पॉइंट काफी होते हैं वैसे तो फुल मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्रोडक्शन सेल्स, रिकंसिलेशन करते हैं ना क्वांटिटी का अपन पूरा, तुमने कभी अगर कोई भी देखा हो तो ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, परचेज कितनी करी, सेल कितनी हुई, तो क्लोजिंग इतना होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज कंपैरिजन होता है, और वही वेस्टेज कितना हुआ पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब एनालिटिकल प्रोसेसर इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के केस में एनालिटिकल प्रोसेसर कैसे करोगे, देखो भाई मैंने जब क्रेडिट सेल करी थी ना, मैंने क्रेडिट सेल, तो मेरी पॉलिसी में 45 डेज का उधार दे सकता हूँ, क्रेडिट पॉलिसी है मेरी। मैंने जब सेल्स करी थी क्रेडिट सेल्स, तो मेरा क्रेडिट पॉलिसी है कि मैं 45 डेज का उधार देता हूँ, मेरी क्रेडिट पॉलिसी में 45 डेज का उधार देता हूँ। तो मेरा एक एस्टिमेशन था, कि क्लोजिंग डेटर्स ज्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि ओनली 45 डेज के, तो 45 डेज के अंदर सब रियलाइज हो जाएंगे, तो क्लोजिंग डेटर ज्यादा बचने वाले नहीं है। पर भाई असल में तो ये हो गया कि सारे के सारे बैड डेप्ट हो गए, और जो डेटर की एजिंग थी उसमें ओल्ड आउटस्टैंडिंग का परसेंट बहुत ज्यादा है, ओल्ड आउटस्टैंडिंग का रेशियो बहुत ज्यादा है। पूरी कहानी चल रही है, वापस वापस ध्यान से सुनो, पूरी कहानी चल रही है। मैंने जब क्रेडिट सेल करी थी, क्रेडिट सेल मैंने माल बेचा था, तब मेरा जो क्रेडिट पॉलिसी है सामने वाले को बोला था मैं 45 डेज बाद रियलाइज करूंगा, मतलब 45 डेज की मेरी क्रेडिट पॉलिसी थी। तो मेरा एस्टिमेशन था यार जब 45 डेज की क्रेडिट पॉलिसी है तो सारे के सारे तो पहले ही रियलाइज हो जाएंगे, तो क्लोजिंग डेटर तो बचने ही वाले बहुत कम है, बहुत कम क्लोजिंग डेटर बचने वाले। पर असल के अंदर ये हो गया कि रियलाइज तो हुए नहीं, सारे के सारे बैड डेप्ट हो गए, और जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से डेटर की एजिंग मैंने जब निकाली तो ओल्ड आउटस्टैंडिंग का रेशियो बहुत ज्यादा था, डेटर एजिंग जब निकाली ओल्ड आउटस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा रेशियो था, मतलब वो रियलाइज नहीं हुए। एस्टिमेशन था मेरा वो रियलाइज हो जाएंगे पर नहीं हुए। मैंने जब सेल करी थी तो मेरी क्रेडिट पॉलिसी 45 डेज की थी, तो मेरा एस्टिमेशन था कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर कम रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर कम रहेगा, पर असली वो सब रियलाइज हो जाएंगे, पर असली के अंदर वो रियलाइज नहीं हुए। और जो मैंने एजिंग निकाली तो पुराने ओल्ड डेटर्स की एजिंग का रेशियो बहुत ज्यादा आया, ओल्ड डेटर की एजिंग का रेशियो बहुत ज्यादा आया। सो कंपेयर करना है अपन को रिलेशनशिप बिटवीन करंट ईयर ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एंड करंट ईयर सेल्स, जो करंट ईयर सेल्स हुई, सेल्स का फिगर डेटर से कंपेयर करना पड़ेगा अपन को, दोनों इनवर्ट क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं ना, ऑफ कोर्स, तो कंपेयर करना पड़ेगा। एनी चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हुआ है क्या, कोई भी मेजर वेरिएशन है क्या एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज में। क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन करना पड़ेगा अपन को बजटेड फिगर से और प्रीवियस ईयर से भी, बजटेड ईयर से भी कंपेयर करेंगे डेटर का बैलेंस और प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे। चेक द परसेंट ऑफ बैड डेट का परसेंट चेक करेंगे। कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर एजिंग शेड्यूल, करंट ईयर का जो एजिंग शेड्यूल है उसको कंपेयर करेंगे अपन, पिछले साल से कंपेयर करेंगे अपन। एंड सिग्निफिकेंट रेशियो रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल इंडस्ट्री नॉर्म से, लाइक जो तुमका पढ़ा हो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वगैरह होते हैं, रिसीवेबल कितने डेज के अंदर रियलाइज हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जो निकालते हैं अपन, तो वो सबको कंपेयर करेंगे अपन इंडस्ट्री नॉर्म्स में कि मेरा 45 डेज आ रहा है, जनरल इंडस्ट्री का तो 20 डेज ही है, तो मेरा ज्यादा क्यों आ रहा है, मतलब ऑडिटर निकालेगा। और सिग्निफिकेंट रेशियो फॉर अदर फर्म्स इन सेम इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सब अपन चीजें कंपेयर करेंगे। डन, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, आई होप याद हो गए हो। जब भी तुम फ्री हो वीडियो चला के बैठ जाना, अभी याद हो गए, पर तुमको ऑफ कोर्स ह्यूमन टेंडेंसी भूलने वाला है, हर बंदा भूलता है, तुम भी भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ। तो जब भी फ्री हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, वीडियो चला के बैठ जाओ, अच्छा वैल्यू एडिशन ही मिलेगा अपन एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो मैंने इधर कंपेयर नहीं करे, मैंने पहले बोला था मैं केवल रटाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तो ये रटने वाले टॉपिक थे। कुछ जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है, मॉड्यूल उठाना, ऊपर से अच्छे से गो थ्रू कर लेना, केवल समझ लेना, रटना नहीं है, समझना इजी होगा, केवल रीड कर लेना, ताकि तुमको एग्जाम में केस सिनेरियो एमसीक्यू वगैरह सब अच्छे से सोल्व हो जाए, आंसर फ्रेम करना इजी रहे। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू।